अच्छा, इस समय मेरे पास सीए और सीएमए दोनों के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं दोनों का ही सिलेबस थोड़ा 10 मिनट्स में डिस्कस करूंगी। बहुत जरूरी है सिलेबस जानना। अच्छा, क्यों हर टीचर फर्स्ट क्लास में सिलेबस कराता है? तुम्हें लॉजिक पता है इसके पीछे? अच्छा देखो, जब तुम किसी के घर जाते हो, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम जा रहे हो, फोन पे बात हो गई, सब कुछ हो गई, तो सामने वाले ने कहा हाँ जी मेरा नाम मधुबाला है और मैं जनकपुरी में रहती हूँ, ठीक है जी, आपको ये सामान मुझे देना है, आप 5 बजे आ जाइएगा। हाँ जी, पहुंच जाओगे? पहुंच जाओगे? उन्होंने बोला मेरा नाम मधुबाला है और मैं जनकपुरी में रहती हूँ, ये सामान डिलीवर होना है। हाँ जी, पहुंच जाओगे क्या? तुम कहोगे मैम इतनी बड़ी जनकपुरी है, कैसे पहुंचूंगा? कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ जी, नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर एड्रेस नहीं है। जीपीएस भी तब काम करेगा ना जब प्रॉपर एड्रेस डालोगे। तो ये सिलेबस इसीलिए टीचर डिस्कस करते हैं, क्योंकि तुम्हें जीपीएस दिखाना है कि भैया तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम्हें रास्ता तो दिखा दें या सीधा रास्ते पे छोड़ दे जी चलो। तो इसीलिए हर टीचर ना फर्स्ट क्लास में सिलेबस डिस्कस करते हैं, ताकि तुम्हें पता हो कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, फाउंडेशन से इंटर में आ गए हो, बड़े हो गए और अब रास्ता भी क्या हो गया, लंबा हो गया, लंबा सफर तय करना है तुमने। तो वो सफर जो तय करना है उसका रास्ता जो है नाप लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि तुम्हें कहाँ पहुंचना है, किस मंजिल पे पहुंचना है, ठीक है ना, रास्ते में कौन कौन मिलेगा तुम्हें, सारी चीजें यहां पर एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलो जी, सबसे पहले मैं आती हूं सीए के सिलेबस पे बचे। सीए के सिलेबस की देखो, मैं जब बात करती हूँ ना तो बहुत छोटा सिलेबस हो गया लॉ का। नहीं, ऐसा नहीं कि फाउंडेशन से छोटा हो गया, लेकिन जो पहले इंटर में हुआ करता था या जो पहले आईपीसी में हुआ करता था उससे उन्होंने छोटा कर दिया। तो तुम खुश हो जाओ, हैप्पी हैप्पी हो जाओ एकदम, ठीक है। देखो, तुम्हारा पेपर सीए वालों की पहले मैं बात कर रही हूँ, फिर मैं सीएमए वालों की बात करूंगी, ठीक है जी। तो सीए में 2 पोर्शन में डिवाइड है तुम्हारा पेपर, एक तो कंपनी लॉ में और दूसरा अदर लॉस में, ठीक है। अदर लॉस 40 नंबर का है, छोटा सा पोर्शन है और बहुत स्कोरिंग है। फिर से हैप्पी हो जाओ, हैप्पी वाली इमोजी बना लो, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम चलते हैं ये आपके कंपनी लॉ पे, यानी कि जो आपका कितने मार्क्स का है, जो आपका 60 मार्क्स का पेपर है। आ जाओ जी। अब देखो, थोड़ा बहुत कंपनी लॉ तो तुम सबने फाउंडेशन में भी पढ़ा है ना सबने? हाँ जी, यस और नो, सबने पढ़ा है। तो अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ना वहीं से आता है तुम्हारा। तुम्हें फाउंडेशन में कंपनी लॉ इसीलिए पढ़ाया जाता है कि इंटर में जाके ऐसे ना हो जाए भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है। तो तुम्हें उन्होंने इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया। तो देखो, सबसे पहले ये 30 to 40% जो है, सबसे पहले ये 30 to 40% हम क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। 30 to 40% किसका? 60% का 30 to 40%, यानी कि 60 नंबर में से 30 to 40% इस चैप्टर में से आएगा। वो कितने बनते हैं तुम्हारे? 18 से 24 नंबर, यानी कि 18 से 24 नंबर तुम्हारा इसमें से आने वाला है। देखो क्या क्या है। सबसे पहले तो है तुम्हारा प्रिलिमिनरी। तुम सब पढ़कर आए हो कंपनीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, और कंपनी की इनकॉर्पोरेशन और कंपनी की लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ये सब पढ़ा था ना। लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा बड़े लेवल पे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो देखो, तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन आ गया एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू आ गया। इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन छोटा सा पढ़ा था हमने वहां पे, है ना, लेकिन अब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब पूरी जन्म कुंडली निकालेंगे इसकी कंपनी की, ठीक है। और मैटर इंसिडेंटल टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तुम कहोगे मैम ये भी तो पढ़ा था फाउंडेशन में, सीए वालों का दिमाग तो ठीक है ना, दोबारा पढ़ा रहे। नहीं बच्चे, वहां पे एबीसी सिखाई थी, अब तुम्हें जेड तक लेकर जाएंगे। ऑल्ट्रेशन नहीं सिखाई थी ना मेमोरेंडम की तुम्हें फाउंडेशन में, अब यहाँ पे तुम्हें ऑल्ट्रेशन पढ़नी है। 2 क्लासेस सिर्फ ऑल्ट्रेशन पढ़ने में निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा वो वाला सारा चैप्टर हो गया जिसमें रजिस्ट्रेशन हो गया, तुम्हारा एमओए हो गया, तुम्हारा एओए हो गया, हमारी डॉक्ट्रिन्स हो गई, और दोनों ही की एमओए और एओ की ऑल्ट्रेशन हो गई। फिर इसमें आता है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। कंपनी इशू लेकर आएगी मार्केट में तो उसे प्रोस्पेक्टस छापना है, तो वो प्रोस्पेक्टस, और जब शेयर मार्केट में लेकर आई है तो ऑब्वियसली अलॉट भी करेगी, ठीक है। एक आपका ये चैप्टर हो गया। अब शेयर्स अलॉट तो हो गए,
लेकिन अब उसके बाद उनके क्या प्रोविजंस चलेंगे वो किस में पता चलेगा? शेयर कैपिटल में। और क्या कंपनी में से शेयर कैपिटल होती है? अगर किसी बिजनेस में अपना पैसा लगाते हो तो उधारी भी तो लेते हो, बैलेंस शीट बनाते हो तो अपनी शेयर कैपिटल दिखाते हो, तो क्रेडिटर्स भी तो दिखाते हो ना। तो ये रहे तुम्हारे डिबेंचर्स, यानी कि तुम्हारे बिजनेस में टोटल जितना पैसा लगा, तुम्हारे शेयर कैपिटल्स भी और तुम्हारी उधारी भी, दोनों पढ़नी है इसमें। और ये चारों चीजें मिलके तुम्हारी कितनी मार्क्स की हैं? 18 से 24 नंबर। वेटेज देखो जरा, 24 नंबर का इसी में से आने वाला है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आते हैं। सेकेंड, कंपनी लॉ ही चल रहा है अभी। ये कंपनी लॉ में पहले आपका 18 से 24 नंबर का वो हो गया, अब आगे चलते हैं। फिर दोबारा से 18 से 24 नंबर में ये 3 चैप्टर्स आते हैं। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपका रजिस्टर्स हो गया, रिटर्न्स हो गया और आपकी मीटिंग्स हो गई, जनरल मीटिंग्स। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जनरल मीटिंग। तो मैं बताऊंगी कंपनीज अपनी जनरल मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज करती हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। बीइंग अ सीएस, क्योंकि पहले तो मैं जॉब में ही थी, और जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता है या फाउंडेशन में नहीं पढ़े हैं, तो आई एम CS and LLB and I've started my career as a practicing lawyer in High Court. After that I was a company secretary to many companies, और उसके बाद फिर मैं टीचिंग में आई हूँ। तो मैंने कंपनीज की क्योंकि CS रही हूँ तो मीटिंग्स भी ऑब्वियसली कंडक्ट कराई हैं, तो बड़े अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दे के तुम्हें जनरल मीटिंग पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिर आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी। जैसे FD कराते हो ना बैंक में, ऐसे ही डिपॉजिट करा सकते हो कंपनी में भी, लेकिन बैंक्स के FDs में और कंपनी के डिपॉजिट्स में बहुत फर्क है, पढ़ेंगे हम। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस यानी कि जो उधारी ली है हमने, जो कर्जा लिया है और उसके अगेंस्ट जिस चीज को एज अ सिक्योरिटी रखा है, उसके ऊपर हम क्या क्रिएट करते हैं? हम चार्ज क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने तुमसे 2 लाख रुपए उधार लिए, तुमने कहा मैम 2 लाख लेके भाग गए तो कैसे दे दूं आपको 2 लाख? मैंने कहा मैं तुम्हारी टीचर हूं, इतना तो भरोसा करो। तो आपने कहा मैम देखो आप मेरी गुरु हो, शत शत नमन आपको, लेकिन देखो व्यापार तो अपनी तरफ है, धंधा पानी तो अपनी तरफ है, 2 लाख ऐसे कैसे दे दूं? तो मैंने कहा भाई बताओ फिर क्या करूं? तुमने कहा मैम ये गाड़ी की चाबी है ना आपकी, ये यहीं रख दूं। मैंने कहा यहीं रख दूं, फिर मैं जाऊंगी कैसे, वैसे कोविड का टाइम है। तो फिर आपने कहा अच्छा ठीक है मैम ऐसा करो, चाबी तो ले जाओ, गाड़ी के कागज रख दो। मतलब गाड़ी आप चलाओ, लेकिन अगर आपने मेरे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं आपकी गाड़ी उठा लूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने तो 2 लाख रुपए वापस करने, कागज तुम रख लो, चाबी मुझे दे दो। तो यानी कि मैंने गाड़ी पे क्या क्रिएट कर दिया? मैंने चार्ज क्रिएट कर दिया, यानी कि अब उस गाड़ी के ऊपर एनकम्बरेंस है, मेरी देनदारी है उस गाड़ी के ऊपर। ठीक है, वो गाड़ी मेरी होकर भी मेरी नहीं है, वो है चार्ज। तो कितने नंबर का आएगा जी? दोबारा से 18 से 24 नंबर। आगे चलते हैं। फिर अब इसमें कंपनी चल रही है भैया, मैंने अगर किसी कंपनी में पैसा लगाया है तो चैरिटी तो की नहीं है, पैसा लगाया तो मुझे क्या चाहिए बदले में? रिटर्न। और मुझे रिटर्न किस फॉर्म में मिलेगा? डिविडेंड के फॉर्म में। फिर कंपनी के अकाउंट्स भी बनेंगे, तो भैया कैसे बनेंगे? कौन ऑडिट करेगा? कौन साइन करेगा? सारी चीजें। तुम CA के बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो मक्का मदीना सब कुछ यही है। आगे चलो, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये 2 चैप्टर्स तो घोट के ना पी जाना तुम। पहले ये CA फाइनल में हुआ करते थे, और जब CA इंटर का नया सिलेबस आया तो फिर ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। पहले मैं इसे CA फाइनल में पढ़ाती थी, और CA फाइनल में जो लेवल था ना, वही लेवल है तुम्हारे यहाँ पे CA इंटर में, इन दोनों चैप्टर्स का। ठीक है, कितने मार्क्स के आएंगे ये? 15 से 21 नंबर में, ये 3 चैप्टर्स तुम्हारे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? तो ये तो तुम्हारा क्या था? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ को मैंने क्या कर दिया? 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया। 20 से 25 एक पोर्शन, फिर दोबारा से 20 से 25 एक पोर्शन, फिर तीसरा 15 से 20। ठीक है, अब हम आते हैं अदर लॉस पे। अभी अदर लॉस जो है ना, ये बहुत स्कोरिंग पोर्शन है बच्चे। ठीक है, 2 इसमें बिजनेस लॉ के चैप्टर हैं और 2 इसमें इंटरप्रिटेशन के चैप्टर्स हैं। देखो, सबसे पहले तो आ गया तुम्हारा फेवरेट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट ज्यादा उछलो मत, ज्यादा खुश मत होना। जो जितना फाउंडेशन में पढ़ा है ना, उससे आगे का पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेम वाला नहीं है। इंडेमनिटी, बेलमेंट, प्लेज, ये सब पढ़ा था, एजेंसी नहीं पढ़ा था, अब पढ़ने हैं सारे। गारंटी, बेलमेंट,
प्लेज एजेंसी। और ये कितने नंबर का आएगा? 10 से 14 नंबर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वेटेज भी देखो तुम्हारी फाउंडेशन में बहुत अच्छी थी, यहाँ पर भी है। और वही विद लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, विद लॉट ऑफ स्टोरीज, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात आती है वहाँ डेली रूटीन की बात आ जाती है, और डेली रूटीन में तो गप्पे मारने में हम वैसे ही माहिर हैं सारे, है ना। 2 तुम सुनाओ 2 मैं सुनाऊं, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो मजे मजे में हो जाता है। चलो जी, तो पहला आपका क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितने मार्क्स में? 10 से 14 नंबर में। आगे चलते हैं। दूसरा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये बड़ा प्रैक्टिकल एक्ट है। बैंक में जाते हो, चेक्स के बारे में, अभी चेक के बारे में बस चेक देखना आता है, भरना आता है या किसी को देना आता है, लेकिन चेक के पीछे के लीगल पॉइंट्स तुम्हें नहीं पता। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, अकाउंट्स में एंट्री तो की है। मैम मार्क्स भी बड़े अच्छे आए थे मेरे, बिल ऑफ एक्सचेंज था ना चैप्टर 11th 12th में भी था, अभी फाउंडेशन में भी था, है ना। तो एंट्री तो पास कर ली, उसके पीछे का लॉ भी तो जानना है। वो किस में आएगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, जैसे कि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। और देखो कितनी वेटेज का है, 8 से 14 नंबर, यानी कि ऑन एन एवरेज 10 नंबर मान के चलो तुम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। और इसमें ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और हम पूरा स्कैनर करेंगे इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, ठीक है। किसी भी चैप्टर में तुम स्कैनर छोड़ दो, मगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अगर तुमने स्कैनर छोड़ा ना तो मैं कान खींच दूंगी, ठीक है। इसमें पूरा स्कैनर करना है। जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें दिए हैं ना, आपके किसी चैप्टर में नहीं दिए होंगे, स्कैनर में भी। स्कैनर का मतलब समझते हो ना सब, 10 years, ठीक है। चलो अब आते हैं आपके 2 बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिनमें से बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादा घुमा के वो पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारा लेवल अभी तक यहीं तक ही है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। देखो पहला इसमें आता है जनरल क्लॉजेस एक्ट। अब देखो इतनी सारी टर्म्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं। हर एक्ट में अगर उसको हम डिफाइन करने बैठ जाएं तो एक्ट ही कम से कम 2000 पेज का हो जाएगा। देखते ही तुम भाग लोगे, अरे ये पढ़ना है, अरे बाप रे नहीं। तो हम कहते हैं जितनी भी हमारी जनरल टर्म्स हैं जो हमें हर एक्ट में जरूरी है पढ़नी, उन सबको हर एक्ट में लिखने से बेटर ऐसा नहीं है कि मैं एक अलग बुक बना दूं। जैसे अब तुम्हारे एमसीक्यूज आते हैं ना सीए में, हाँ जी एमसीक्यूज है ना, सबको पता है 70% सब्जेक्टिव, 30% एमसीक्यूज आएंगे तुम्हारे सीए में, है ना। तो एमसीक्यू की बुक में तुम्हें क्या दूंगी, मैं तुम्हें अलग दे दूंगी कि भैया ये हर चैप्टर के साथ तुम पढ़ लो, ये इकट्ठी तुम्हारी कंबाइन बुक है। तो इस ढंग से जनरल क्लॉजेस एक्ट होता है। जैसे अब तुम्हें एफिडेविट का मतलब पढ़ना है। अब एफिडेविट देखो तुम्हारे कंपनी लॉ में भी इस्तेमाल हुआ है, याद करो। इनकॉर्पोरेशन में जब सब्सक्राइबर्स को एफिडेविट देना होता था कि जी हम बड़े सच्चे और बड़े भले इंसान हैं, है ना। तो एफिडेविट क्या मैं डिफाइन करूं, या जहां कहीं पर भी हिंदुस्तान के जितने लॉज में एफिडेविट लिखा है क्या मैं हर जगह डिफाइन करूं? क्यों भाई, पेज की बर्बादी क्यों करनी है? पेड़ों से बनता है कागज, पेड़ हमारा जीवन है, पढ़ा हमने छोटी क्लासेस में। तो छोड़ो ना हर जगह एफिडेविट की डेफिनेशन नहीं लिखनी। मैंने एक एक्ट बनाया जनरल क्लॉजेस एक्ट, और मैंने एफिडेविट की डेफिनेशन वहां पे लिख दी। अब भैया जिस भी एक्ट में एफिडेविट लिखा है तो सीधा कहां पे जाके पढ़नी है डेफिनेशन? जीसीए जनरल क्लॉजेस एक्ट में। हर जगह लिखने से मैं बच गई। तो वो क्या है हमारा जनरल क्लॉजेस एक्ट, यानी कि हमारे जो मशीनरी बैठी है, जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, उसकी पावर्स क्या होंगी, कौन कौन लोग कैसे कैसे काम करेंगे, ऑर्डर्स, रूल्स, इन सब का क्या मतलब है, ये सब किस में है? जीसीए में। बड़े प्यार से पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा एक्ट है। पहले ये भी तुम्हारे इंटर लेवल में नहीं हुआ करता था, बट बहुत अच्छा किया है उन्होंने ये डाला है। ये नहीं डालेंगे ना तो तुम्हारे लॉ की नॉलेज अधूरी रह जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। जनरल क्लॉजेस के बाद आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब देखो डबल मीनिंग तो बहुत जगह निकलता है ना। तो लॉ में भी तो डबल मीनिंग की बातें निकलेंगी, ये या वो। अब जैसे सपोज करो एक मिसेस ए है, ठीक है, इन्होंने किसी की पॉकेट मारी, पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलिस ने मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी की। तो ये मैडम बड़ी समझदार, लॉ पढ़ी हुई, बताओ लॉ पढ़ के भी पॉकेट मार रही है, शौक है इनका, हॉबी है पॉकेट मारना इनकी। जब ये मैजिस्ट्रेट के सामने इनकी पेशी हुई तो उन्होंने कहा सर आपने लॉ नहीं पढ़ा, मैजिस्ट्रेट बन गए। मैजिस्ट्रेट भी ऐसे दिख रहे क्या हो गया इस लेडी को। उसने कहा क्यों भाई मैडम क्या हो गया? क्या ना, इसने बोला सर देखो लॉ में लिखा हुआ है ही इज लायबल फॉर पनिशमेंट।
और मुझे लगता है आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया है। मैं आपको ही दिख रही हूं, मैं शी हूं, शी। तो मैजिस्ट्रेट साहब हंसे, मंद मंद मुस्काए और उन्होंने बोला, मैडम आप ना इसीलिए पॉकेट मार रहे हो, आपने कर तो ली LLB, लेकिन सब आधा अधूरा ज्ञान, जरूर फर्रे चला के पास हुए होंगे, आपको इतना भी नहीं पता। ही इंक्लूड्स शी। हिंदुस्तान के किसी भी एक्ट में जहां पर वर्ड इस्तेमाल किया है ही, वहां पे क्या इंक्लूडेड है? शी, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली शी को एक्सक्लूड ना किया गया हो। तो बात समझ में आ रही है? तो अब लॉ को मैं अगर इसको लिटरल भाषा में पढ़ जाऊं ही, फिर तो मैडम की बात ठीक हो जाएगी, भैया मैं तो शी हूं, मैं ही थोड़ी ना हूं। लेकिन ही इंक्लूड्स शी, ये हमें लॉ को पढ़ने का तरीका है, रूल है ये लॉ को पढ़ने का। तो ये रूल्स कहां मिलेंगे हमें? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ेंगे इसको अच्छे से, ठीक है जी। और कितने नंबर का आएगा? 6 से 10 नंबर का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये आपका क्या है? CA इंटर का सिलेबस है। 70% तुम्हारा कैसा पेपर आएगा? सब्जेक्टिव। और 30% सिलेबस तुम्हारा कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव। ज्यादा खुश मत हो ना, ऐसा ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है जी। तो 70% सब्जेक्टिव और 30% ऑब्जेक्टिव। इस ढंग से तुम्हारा 100 नंबर का क्या है? ये लॉ का पेपर है, ठीक है जी। एक बार दोबारा से फटाफट देख लो और रास्ता याद कर लो कि भैया कौन सी मंजिल पे मुझे पहुंचना है। तो सबसे पहले पार्ट 1 कंपनी लॉ, जिसमें 4 चीजें, प्रीलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट एंड शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। इन 4 को ही कराने में ना मुझे महीने से ऊपर लग जाएगा, क्योंकि मैं बहुत डेप्थ में कराती हूँ चीजें। कॉन्सेप्चुअल तरीके से चीजें पढ़ेंगी कि तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़े, तुम्हें पता चले कि भैया इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। जनरल मीटिंग्स, ये थोड़े से क्रैमिंग वाले चैप्टर्स हैं जिसमें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बट हो जाएगा। फ्लो चार्ट के फॉर्म्स में पढ़ेंगे, मैं पूरा लॉ फ्लो चार्ट में ही कराती हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें याद हो जाए। वो फ्लो चार्ट तुम्हें बनाने हैं मेरे साथ साथ क्लासेस में। तीसरा डिविडेंड, अकाउंट्स एंड ऑडिट, और यहाँ पे तुम्हारा कंपनी लॉ जो है वो खत्म हो जाता है। और फिर 4 चैप्टर्स तुम्हारे अदर लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सिलेबस बहुत लेंदी नहीं है, बट बेटा मुझे 4 महीने लगेंगे, क्योंकि मेरा तो अपना तरीका है पढ़ाने का। पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगी, फिर तुम्हें उसका फ्लो चार्ट बनवाऊंगी, और फिर बुक में उसकी मार्किंग करवाऊंगी, और हर क्लास में तुम्हें होमवर्क दूंगी जो तुम्हें करना है, क्योंकि अब तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। सब्जेक्टिव तो फाउंडेशन में भी था, बट फिर भी 40% तुम्हारा वहां पे इंग्लिश था, ठीक है। चलो जी, अब ये तो था CA का सिलेबस। CA का सिलेबस किसी को पूछना है, फिर मैं CA के सिलेबस पे भी आ जाती हूँ। हाँ जी, CA के सिलेबस में कहीं किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो मुझे फटाफट बता दो। CMA का सिलेबस बहुत छोटा है लॉ का, तो मैं फटाफट उसको भी एक बार रिकैप्चुलेट कर रही हूं, फिर हम अपने बेसिक्स पे आ जाएंगे। देखो, ये सिलेबस है CMA का। सबसे पहले आपके में भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपका पेपर 3 पोर्शन में डिवाइड है, 60, 20 एंड 20। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, और फिर तुम्हारे एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन, पेमेंट ऑफ वेजेस। ये सारे एम्प्लॉय से रिलेटेड देखो क्या है, सारे एक्ट है, ठीक है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो मैंने अभी CA में बताया क्या होता है, ठीक है ना, चेक हो गए ये सारी चीजें। फिर लॉज रिलेटेड टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड LLP एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। यहां तक तो तुम्हारा ये क्या है सारा 60%। कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स,
नेगोशिएबल एंड तुम्हारे एम्प्लॉयज से रिलेटेड सारे एक्ट, ठीक है। फिर सेक्शन बी जो है तुम्हारा बच्चे, ये बहुत छोटा सा है, असेंशियल्स ऑफ कॉर्पोरेट लॉज, आरटीआई गवर्नेंस, ये फ्री के नंबर है, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने वाला, और 20% यानी कि 20 नंबर का तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और फिर एथिक्स एंड बिजनेस, फट्टे, हमें सच बोलना चाहिए, हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, हमें बिजनेस में मार्केटिंग में लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, जिसे कहते हैं ना जितने अच्छे तुम्हारे फट्टे उतने अच्छे तुम्हारे नंबर, 20 मार्क्स अगेन। तो ये जो 40 नंबर है ना, तो ये तो इतना अच्छा स्कोरिंग है ना तुम्हारा कि तुम इसमें कितना भी स्कोर कर सकते हो। आकाश, नो मैम, व्हाट, मैं नहीं समझी आकाश, नो मैम का क्या मतलब है? नहीं, फट्टे इन द सेंस में ये नहीं कह रही कि कौवे की कहानी लिखा हो उसमें, यानी कि आप इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर प्रोविजन लिखना है, पर्टिकुलर सेक्शन लिखना है, इसमें एथिक्स की बात हम कर रहे हैं। तो जैसे आप लिटरेचर लिखते थे ना, वैसे वैसे कुछ राइटिंग आपको जो है यहाँ पे करनी पड़ेगी एथिक्स में, ठीक है। तो ये एथिक्स जो है ये भी आपका कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। तो 40 मार्क्स का तो आपका क्या हो गया, आपकी ये दोनों चीजें हो गई। और बाकी में 60% में फिर आपका बिजनेस लॉ भी है और आपका कंपनी लॉ भी है, आपकी दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक लॉज आपका फर्स्ट पोर्शन, सेकेंड इज योर कॉर्पोरेट लॉज एंड गवर्नेंस, एंड थर्ड इज सेक्शन सी योर एथिक्स। 3 पोर्शन हैं सीएमए में, ठीक है जी। चलो अब मुझे बताओ, सी और सीएमए में किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, रिलेटेड टू सिलेबस। फिर मैं आज थोड़े से बेसिक्स पे आ रही हूं आप लोगों के साथ। आपने बोला था कि किसी को कुछ पूछना है। ओके 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 आकाश, ठीक है, मतलब आपको नहीं पूछना है। ओके, आई गॉट इट। अच्छा जी, चल अब देखो, जब किसी के यहाँ रिश्ता लेके जाते हैं, सपोज करो तुम सारे सीए सीएम में बन गए, आमीन, फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारी सीए पूरी, आशीर्वाद है मेरा तुम्हारे साथ, ठीक है। अब जब पढ़ाई पूरी हो गई तो घर वालों को सबसे पहले किस चीज की चिंता हो जाती है? शादी करा दो, हाँ। नाम सुनते ही मन में लड्डू फूटने शुरू हो जाते हैं। अब सपोज करो तुम्हारी मम्मी ने सबको बोल दिया, भैया देखो मेरा लड़का तो या मेरी लड़की तो सीए हो गई है और अब इसकी शादी कराएं, ठीक है। तो भाई लड़का बताओ या लड़की बताओ? नहीं, लड़के के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़का। मैंने लड़के के लिए लड़का नहीं बोला है, तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे तो अब ऐसी मैरिजेस भी अलाउड है, बट मैं तो सीधे साधे रास्ते पे ही चलूंगी, ठीक है। तो भाई जो लड़के हैं उनकी मम्मी ने बोला कि भाई चलो अब इनके लिए लड़की ढूंढनी है। अब जब तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी जाएगी और कोई अगर तुम्हें लड़की बताएगा तो सीधा लड़की के घर पहुंच जाओगे या पहले लड़की के बारे में थोड़ा सा अता पता करोगे, परिवार वालों के बारे में अता पता करोगे? भाई लड़की कितनी पढ़ी लिखी है ना, कहाँ रहती है, कैसे बिहेवियर की है, ये चीजें पहले 4 लोगों से पता करोगे। लड़की देखने का स्टेप तो सबसे लास्ट में आएगा, मिलने का, मीटिंग का तो सबसे लास्ट का स्टेप आएगा। तो इसी ढंग से अब तुम्हारे लॉ में चैप्टर्स पढ़ना, प्रोविजंस पढ़ना, उनको लिखना, कैसे याद करना है, तो फिर बात क्या स्टेप है? पहले ये तो समझ लो कि लॉ के बेसिक्स क्या हैं। लड़की के बारे में जानोगे तो यहाँ पे लॉ के बारे में नहीं जानोगे, पहले अता पता तो कर लो। तो इसलिए हर क्लास में सबसे पहले क्या करने हैं? बेसिक्स करने हैं, ठीक है। और अभी मैं तुम्हें यहाँ पूरे लॉ के बेसिक्स करा रही हूँ। जब तुम फाउंडेशन में पढ़कर आए हो मुझे पता है, लेकिन फिर भी फाउंडेशन में बहुत सारी चीजें चल गई, यहां नहीं चलेंगी। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा तुम लोगों से है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ, एक्ट, स्टैट्यूट, लेजिस्लेशन, सारे वर्ड आएंगे अभी तुम्हारे, इनेक्टमेंट, रूल्स, रेगुलेशंस। हाँ जी, ये सब एक ही है या भिन्न भिन्न है? तुम्हें क्या लगता है? यस, बताओ जी, आपको क्या लगता है ये
सारे एक ही जैसे हैं। मैम कुछ नहीं है, सब एक ही हैं। बस जैसे आपका नाम होता है ना भाई, स्कूल में आकाश है, घर में टिंकू मिंकू लड्डू चीकू कुछ भी हो सकता है, मगर मैं हूं तो एक ही। या तो फिर कुछ ऐसा सिनेरियो है इसमें भी। हाँ जी, या ये अलग अलग है? बोलो फटाफट बोलो। देखो इट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन। तुम रिप्लाई करोगे ना तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का। हाँ जी फटाफट बोलो, आपको क्या लगता है? आकाश को लगता है सेम है सारे, ओके। किसी को अलग भी लगता है कि अलग है? अरे भाई कुछ तो बोलो। भिन्न भिन्न है, अमित जी का आंसर आया भिन्न भिन्न है, ओके वेरी गुड। और कुछ? देखो थोड़ा सा तो उंगलियों को कष्ट देना पड़ेगा, टाइपिंग करनी पड़ेगी, है ना। मुस्कान जी सेम है, तुषार जी सेम है, ओके। चलो जी, अभी भी कुछ बच्चे मैम बाकी रिप्लाई दे देंगे ना, हमें क्या, आप बोल रहे हो बोलते रहो, हम तो आराम से सोफे पे बैठेंगे या लेटेंगे, हम देख रहे हैं, इससे ज्यादा कष्ट नहीं उठाएंगे हम। हाँ चलो देखो बच्चे, लॉ जो है ये बहुत अलग टर्म है, दिस इज अ वेरी वाइडर टर्म। लॉ में ये सारी चीजें इंक्लूड हैं, यानी कि ये सारा अगर मैं प्लस कर दूं तब वो क्या बनता है? वो लॉ बनता है। एक्ट, स्टैट्यूट, लेजिस्लेशन, हाँ जी ये तो जरूर एक चीज है, हम कह सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो थोड़ा थोड़ा सा फर्क इनमें भी है, अगर हम डेफिनेशंस में जाएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, बट चलो ठीक है। ये मैंने कहा कानून जो लिखा गया, जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, वो हमारे एक्ट, स्टैट्यूट, लेजिस्लेशन, एनेक्टमेंट कहते हैं। बट व्हाट डू मैं मीन बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस? क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस भी एक चीज है? अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। बाजू वाली पड़ोसन और इधर बाजू वाली पड़ोसन दोनों अलग अलग है, दोनों बाजू वाली है लेकिन दोनों अलग अलग है। एक तुम्हारे राइट हैंड साइड पे रहती है, एक तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड पे रहती है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। देखो रूल्स एंड रेगुलेशंस का तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूं। अब जैसे हम कंपनीज एक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो मैं कंपनीज एक्ट का ही एग्जाम्पल लूंगी। सपोज करो, मैं से इमेजिनरी ले रही हूं। कंपनी एक्ट में एक सेक्शन में, एक प्रोविजन में लिखा हुआ है दैट एवरी प्रिस्क्राइब्ड कंपनी हैज टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है। अब तुमने अपनी कंपनी खोली, तुमने ये प्रोविजन पढ़ा, तो तुम्हें लगा यार मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की जरूरत है या नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी से किसी भी तरीके से जुड़े हुए नहीं है, यानी कि कोई बाहर का तीसरा इंडिपेंडेंट बंदा, वो कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, कोई इंजीनियर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई ऐसे भी, ठीक है, वो होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब तुमने कंपनी खोली, तुमने ये प्रोविजन पढ़ा, अब तुम कंफ्यूज्ड कि भाई मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने या नहीं करने, या मैं अपने घर वालों को डायरेक्टर बना सकता हूं। अब तुमने पढ़ा प्रिस्क्राइब्ड कंपनी, अब तुम फिर अकल लगा रहे हो मैं प्रिस्क्राइब्ड कंपनी हूं या नहीं हूं। अब प्रिस्क्राइब्ड कंपनी एक्ट में कहीं लिखी नहीं, ये तो लिख के इन्होंने छोड़ दिया, तुम्हें अनाथ छोड़ दिया ये तो कंपनीज एक्ट ने। अब ये प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज कौन, इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? फर्दर गाइडलाइंस चाहिए, लिस्ट चाहिए तुम्हें कि कौन कौन आएगा इसमें। और ये फर्दर गाइडलाइंस बच्चे दो तरीके से बन सकती हैं, या तो इसे बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर इसे बनाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज। सीजी मतलब आपका एमसी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, और एजेंसीज की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, ठीक है ना, ये सब तुम्हारी एजेंसीज हो गई। अब जब सीजी खुद ये फर्दर गाइडलाइंस बनाएगी तो इसे हम बोलते हैं रूल्स, और जब एजेंसीज ये फर्दर गाइडलाइंस बनाएंगी तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेगुलेशंस। बात समझ में आई? अब तुम ये जिंदगी भर मत भूलना कि भैया रूल्स का क्या मतलब है, रेगुलेशन का क्या मतलब है। रूल्स बना रहा है कौन? सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। रेगुलेशन कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज। तो अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेटेज की बात करूं तो किसकी ज्यादा वेटेज है?
रूल्स की ज्यादा वेटेज है। कंपनीज एक्ट जब हम पढ़ेंगे ना तो हम बहुत सारे रूल्स साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि उन रूल्स के बिना हम एक्ट को नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, अगर मैं ये प्रिस्क्राइब्ड कंपनी ना बताऊं तो तुम तो प्रोविजन ही नहीं पढ़ पाओगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तुम्हें ये रूल पढ़ाना पड़ेगा भाई। तो इसी ढंग से हम कंपनीज एक्ट जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे सेक्शंस के साथ हम रूल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि अन्यथा अदरवाइज तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन इज क्लियर टू एवरीवन। फटाफट से अंगूठे दिखा दो अगर तुम्हें रूल और रेगुलेशन का डिफरेंस समझ में आ गया है तो। हाँ जी, अरे यार उसमें तो टाइप भी नहीं करना, अंगूठा तो दिखा दो, थम्स अप तो कर दो एटलीस्ट। टेस्ट दी थंडर। चलो जी, अंगूठे दिखाओ फटाफट अगर तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आ गया है तो। वेरी गुड यश, बस यश को ही समझ में आया, बाकियों को नहीं आया क्या? हाँ जी, सिमरन, विनय, मुस्कान, यार इतनी कंजूसी मत करो, अंगूठे तो दिखा दो। टाइपिंग में तो माना उंगलियों को कष्ट होगा, एक लाइक तो बनता है। चलो अब आगे आता है कि अमित जी, थैंक यू वेरी मच अमित जी। चलिए आकाश जी, वेरी गुड। अब आगे इसमें आता है कि भाई ये जो हम पढ़ रहे हैं ना इतने सारे भारी भरकम से वर्ड, एक्ट, स्टैट्यूट, लेजिस्लेशन, वाह भाई वाह, रूल्स रेगुलेशंस, हम क्या बात है। ये बनाएगा कौन? रूल्स रेगुलेशन तो मैंने बता दिए तुम्हें, है ना। और ये जो भारी भरकम से तुम्हारे वर्ड्स हैं, एक्ट, स्टैट्यूट्स, लेजिस्लेशन, एनेक्टमेंट, ये कौन बनाएगा? इसमें देखो 3 मशीनरी है हमारे पास, 3 मशीनरी ऑफ लॉ बोलते हैं इसको। और इसको पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव की बात नहीं कर रही हूं मैं, ठीक है, एंड जुडिशियल। देखो अब तीनों, देखो लेजिस्लेटिव की जब हम बात करेंगे ना बच्चे, तो लेजिस्लेटिव का तो मतलब है हु मेड दी लॉ, यानी कि कानून बनाने वाला। अब कानून तो बना दिया, मैं कंपनी लॉ ही ले लेती हूं, अभी कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं ना, तो कंपनी लॉ, कानून बनाने के बाद अगर उसकी इंप्लीमेंटेशन ना हो, भाई जैसे कानून बना दिया कि अगर रेड लाइट जम की तो 10,000 का चालान। अब ठीक है जी, कानून बन गया, मगर तुम हर बार रेड लाइट जम करते हो, क्यों? क्योंकि मामा जी उधर होते ही नहीं है, ठीक है जी, और कैमरे वहां लगे नहीं हुए, तो तुमने आजू देखा, तुमने बाजू देखा, कोई मामू नहीं है, चलो जी निकाल लिया। और हर कोई ऐसे ही कर रहा है। तो कानून बनाने के बाद भी क्या उस पर अमल हुआ? नहीं। हम हिंदुस्तानी तो वैसे ही डंडे के जोर पे चलते हैं, हमारे पर तो 24 घंटे डंडा चाहिए, चलो लॉ कंप्लाई करो, चलो लॉ कंप्लाई करो, है ना, वरना हम तो सबसे पहले बच के भागने वालों में से। तो ये जो लॉ बनेगा यहाँ पे, लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज जो कानून बनाएंगी उसको अमल करवाना, ठीक है ना, वो भी तो कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। वो क्या है? एग्जीक्यूटिव, एमसीए। और भैया अब कानून को लेकर झगड़ा हो गया। अब जैसे मुझे मामा जी ने पकड़ लिया, बोला मैडम आ जाओ जी, रेड लाइट जंप की है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं की, येलो लाइट होती थी बस, मैं तभी तो मैं पार कर गई। मामा जी कह रहे नहीं मैडम, कैमरा है नहीं, आप झगड़ लो। तो अब झगड़ा कहाँ लेके जाएंगे? जुडिशियल। अब इन तीनों को थोड़ा सा देखते हैं। पहले देखते हैं लेजिस्लेटिव, हु मेड दी कंपनी लॉ। ये मैंने फाउंडेशन में भी पढ़ाया था कि कानून कैसे बनाया जाता है। मुझे बताओ यहाँ पे कौन बनाएगा कानून? हाँ जी फटाफट जरा चैट बॉक्स में, मैं चैट बॉक्स ही देख रही हूँ तुम्हारा। कौन बनाएगा कानून? तुम और मैं? माता रानी रात को दर्शन देंगी मुझे? रुचि मैडम आपको तो कानून के बारे में बहुत पता है, ऐसा करो कल से ये कानून बना दो, मोदी जी के पास चले जाओ। हाँ जी, यश जी का आंसर आया पार्लियामेंट। यस, वेरी राइट आंसर, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बनाएगी जी। और तुमने सुना है ना स्टेट मैटर, यूनियन मैटर। अब ऑड इवन लागू हुआ था तो दिल्ली में लागू हुआ था या पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ था? दिल्ली में, क्योंकि किसने बनाया था? दिल्ली सरकार ने, स्टेट ने बनाया था। ठीक है, तो पार्लियामेंट तो क्या बनाएगी? एक्ट बनाएगी पूरे हिंदुस्तान के लिए, है ना। स्टेट लेजिस्लेचर अलग है बच्चे, स्टेट लेजिस्लेचर भी एक्ट बना सकती है, लेकिन वो सिर्फ अपने राज्य के लिए बनाएगी। जैसे अगर केजरीवाल जी
दिल्ली के लिए कोई कानून बनाएंगे तो वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, पार्लियामेंट पूरे देश के लिए बनाएगा। ठीक है जी, ये बात तो मेरे ख्याल से आप सबको पता है, बड़ी बेसिक सी है। ठीक है, फिर अभी मैंने तुम्हें बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी, रूल्स भी बनाएगी हमारे लिए, जहां हमें समझ में नहीं आएगा। और पार्लियामेंट पूरे साल तो काम करती नहीं, हमारे नेता हमारे मंत्री बड़े आराम पसंद जाएंगे पार्लियामेंट में। तुम्हें पार्लियामेंट में पता है कैंटीन में कितना सस्ता खाना मिलता है। मैंने वहां की चाय कॉफी पी है, क्योंकि हमारे ना प्रोजेक्ट्स होते थे। व्हेन आई वाज इन LLB तो हमें बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते थे, तिहाड़ जेल प्रोजेक्ट, अजीब अजीब से प्रोजेक्ट, और वो हमें करने होते थे। ठीक है, पार्लियामेंट के ऊपर प्रोजेक्ट्स मिलते थे। तो मुझे लगता था यार इन मंत्रियों के पास सबसे ज्यादा पैसा होता है और सबसे सस्ता खाना देश में नहीं को मिलता, और क्या खाना होता है, अल्टीमेट खाना। खैर चलो, खाने को नहीं डिस्कस करेंगे वरना भूख लग जाएगी। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं हमारी पार्लियामेंट पूरे टाइम, साल के 365 दिन तो काम करती नहीं है। ठीक है ना, सुनते हो ना, सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है का क्या मतलब है, अभी पार्लियामेंट बैठी हुई है, और जब सेशन नहीं चलेगा तो मतलब पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है, उस समय कोई कानून बन नहीं सकता। जैसे सपोज करो, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे कोई 2 डेट्स ले लेती हूँ। सपोज करो 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी का एक स्लॉट है, फिर हमारी पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है, और फिर अप्रैल में बैठेगी जी। अब इस दौरान जब पार्लियामेंट नहीं बैठी हुई है और हमें अगर किसी कानून की जरूरत पड़ जाए तो अप्रैल तक की वेट करें? नहीं, जब पार्लियामेंट बैठेगी तब कानून पास होगा, तब होगा। नहीं भैया, देश को आज जरूरत है। तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, जब पार्लियामेंट छुट्टी पे होती है, तो उस समय अगर किसी कानून की जरूरत पड़ती है तो प्रेसिडेंट साहब बनाते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। कौन बनाएगा ये ऑर्डिनेंस? हमारे प्रेसिडेंट साहब। तो ये भी तो लॉ मेकर हो गए। और फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये लिखेंगी भैया। जब लॉ पढ़ते हो तो लिखा होता है ना कि अगर ये काम नहीं किया तो 10,000 की पेनल्टी लगेगी, ये काम नहीं किया तो 20,000 का फाइन लगेगा। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो तुम्हें बताएगी कि कितने का फाइन है, कितने की पेनल्टीज। ठीक है जी, तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, लेजिस्लेटिव मामला हो गया। पूरे देश के लिए पार्लियामेंट, स्टेट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर, और जब ये पार्लियामेंट हमारे सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट साहब आ जाएंगे सबसे बड़े। ठीक है ना, कि भैया आओ मैं कानून बनाता हूं अगर जरूरत है तो। अब लेजिस्लेटिव के बाद आ गई MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स। कौन है इनके मिनिस्टर? हाँ जी, पहले कौन थे, अरुण जेटली साहब, है ना। और काम किया हुआ है मैंने उनके साथ, अरुण जेटली जी के साथ। वेरी नाइस पर्सन बट वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो। मतलब मुझे तो ऐसा डर लगता था उनके सामने, बस सर ने अभी बुलाया और बस। ठीक है, खैर चलो वो कभी किससे सुनाऊंगी। तो एग्जीक्यूटिव MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, ये आपकी क्या करेगी, इंप्लीमेंटेशन कराएगी। अब तो खैर जेटली साहब है ही नहीं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनी, ठीक है जी। यानी कि हर वक्त कहते हैं ना यार, MC की तरफ से सर्कुलर आया है, ये आया है, तो जो भी कुछ ये बना है ना यहाँ पे, इसको अमल कराने की जिम्मेदारी इसकी है। अब अगर झगड़ा हो गया, जैसे मैंने कहा, ठीक है ना, किसी भी बात पे, तो किसके पास आ जाएंगे हम, जुडिशरी के पास। या लॉ को लेके कंफ्यूजन होगी, जैसे वो मैडम को हो गई थी ना, ही में शी तो है ही नहीं और मैं तो शी हूं, है ना। वो तो चलो शुक्र है जनरल क्लॉजेज एक्ट का लिखा हुआ है वहां पे, ही इंक्लूड शी, लेकिन अगर ना लिखा होता तो झगड़ा हो जाता, चश्मे का नंबर बदलवा दिया जाता जज साहब का, है ना। तो झगड़ा होगा तो जुडिशियल में कौन कौन आएगा, आपके कोर्ट्स आ गए, स्पेशल कोर्ट्स आ गए। अच्छा, स्पेशल कोर्ट्स कौन से होते हैं? हाँ जी, कोई बताएगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी होते हैं ना, सुना है ना। इनकम टैक्स के केसेस जो हैं किसी पर्टिकुलर कोर्ट में ही जाएंगे, कंपनी लॉ के केसेस कंपनी लॉ के कोर्ट में ही जाएंगे, है ना। कंपनी लॉ का स्पेसिफिक कोर्ट कौन सा जरा बताओगे? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल भी एक तरीके का कोर्ट ही है और कुछ नहीं है,
बड़ा पावरफुल है ये, ठीक है ना, बड़ा माई बाप है भाई, ये बहुत बड़ा माई बाप है। और एनसीएलटी के डिसीजन से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो गुहार लेकर, अपील लेकर हम कहां जाएं? हम जाएंगे एनक्लैट में, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। और अगर यहाँ पे भी तुम्हें समझ में नहीं आता ना, फिर तो सुप्रीम कोर्ट ही बचता है तुम्हारे लिए, फिर तो वहीं जाके लड़ो। और इन कोर्ट के अलावा मीडिएटर्स भी तो होते हैं भैया, झगड़ा मत करो, क्या मिलेगा झगड़ा करके? छोटा सा जीवन है, 4 दिन का जीवन है, क्यों लड़ना झगड़ना? तो मीडिएशन और काउंसलर्स भी तो होने चाहिए ना, तो ये अथॉरिटीज भी होती है, मीडिएशन एंड काउंसिलेशन पैनल्स, ये भी काम करते हैं, ठीक है नहीं? तो ये तो हमारी क्या हो गई, जुडिशियल बॉडी हो गई इन रिस्पेक्ट ऑफ योर कंपनी लॉ की अगर हम बात करें। तो ये तीनों तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी 3 मशीनरी ऑफ लॉ है। पहले जो जिसने कंपनी लॉ बनाया, दूसरा जिसने कंपनी लॉ एग्जीक्यूट कराया, और तीसरा अगर कंपनी लॉ में झगड़ा हो गया तो भैया कहाँ जाना है, हमें बिल्कुल क्लैरिटी हो गई कि किस चीज के लिए कौन सी अथॉरिटी है। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट हायरार्की आती है जो तुम्हें हर जगह कंपनीज एक्ट में लिखी हुई मिलेगी। अब उस पे आती है, अच्छा ये नोट करना है क्या किसी ने? हाँ जी, एनीबडी वांट्स टू नोट इट तो कर लो। और अगर कहीं कुछ डाउट आए ना तो पूछ लेना कृपा करके, बैठे मत रहना। हो गया, नोट हो गया, फटाफट बताओ भाई, नोटेड? डन मैम, चलो जी आगे। अब हम आते हैं सेंट्रल एमसीए कौन है? मिनिस्ट्री, नाम से ही पता चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री तो किसके अंडर आएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, है ना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गई आपकी एमसीए, ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब एमसीए भैया एक मिनिस्टर हो गया, पूरे हिंदुस्तान को देख लेगा क्या वो? उसको भी तो अपने नीचे चाहिए काम करने वाले, तो एक पूरी हायरार्की है भाई। अब इस एमसीए ने कहा भैया मैं एक अकेला, मैं किस किस को देखूं? एक है अनार यहाँ, इतने बीमार यहाँ, अब किस किस को देखें? तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं, जरा सिस्टमैटिक चलते हैं। तो एमसीए ने क्या किया, पूरे इंडिया को डिवाइड कर दिया 7 जोन्स में। डिवाइड इंडिया इन 7 जोन्स, और हर जोन का क्या बना दिया? एक रीजनल डायरेक्टर। अब जब आगे प्रोसीजर्स में हम रीजनल डायरेक्टर पढ़ेंगे ना, तो तुम इमीडिएटली समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं, ठीक है? 7 क्या बना दिए? रीजनल डायरेक्टर। इन शॉर्ट फॉर्म हम इसे क्या बोलते हैं हर जगह? आरटी। अभी देखो ये रीजनल डायरेक्टर जो 7 हैं, ये कौन कौन है? आपके नॉर्थ में बना दिया, फिर आपका एक ईस्ट में बना दिया। ये बेसिक चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ये हमारे देश में कितने आरओसी, कितने आरडी, ठीक है? ईस्ट में, वेस्ट, कौन और कौन सा रह गई? चौथी दिशा साउथ, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, और फिर अपना साउथ ईस्ट। तो ये 7 जोन में हमने क्या किया, हमने हिंदुस्तान को डिवाइड कर दिया कि भाई हम इस तरीके से जो है इसको चलाएंगे। अब देखो नॉर्थ का दिल्ली एंड हरियाणा का आरओसी भी कॉमन है, अभी बताऊंगी तुम्हें, ठीक है? नॉर्थ में दिल्ली, ईस्ट में कोलकाता, ममता बनर्जी, आजकल तो हॉट टॉपिक है भाई, बंगाल, न्यूज खोलो और बस अमित शाह ही दिख रहे होते हैं। आज उनका यहाँ पे रोड शो है, आज उनका वहां पे रोड शो है, बंगाल जाने क्या होगा, और बड़ा हॉट टॉपिक है। वेस्ट मुंबई, हमारे ठाकरे साहब, कंगना रनाउत एंड ठाकरे साहब, चलो जी। फिर साउथ चेन्नई, नॉर्थ ईस्ट शिलोंग, नॉर्थ वेस्ट मोदी जी का गढ़ गुजरात अहमदाबाद, एंड साउथ ईस्ट
हैदराबाद। हैदराबाद में अभी कितना दिखा रहे थे पीछे, वहां पे भी अमित शाह के रोड शो हुए और ओवैसी जी के साथ कह रहे थे डायरेक्ट टक्कर है। अब देखो सब चल रहा है भाई, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये 7 जोन सबको याद रहेंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। अब ये तो हमने पूरे हिंदुस्तान को बांट दिया 7 में। अब आरडी साहब नॉर्थ के बोले, सर इतना बड़ा नॉर्थ है, पंजाब हरियाणा दिल्ली, मैं जम्मू कश्मीर में किस किस को संभालूं। तो फिर उन्होंने बोला एमसीए वालों ने, सर आप अपने नीचे फर्दर लोग अपॉइंट करो ना। तो अब हर आरडी के नीचे 2 तरीके के लोग होंगे अंडर एवरी आरडी। एक तो आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और दूसरा ओएल, ऑफिशियल लिक्विडेटर। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है। अब देखो वो हमारे ग्रंथों में कहते हैं ना कि भैया विष्णु जी जो हैं वो तो जीवन देने वाले हैं, सृजन करता है, और जो शिव है वो विनाश करते हैं। यानी कि डेथ किससे रिप्रेजेंट होगी, शिव से, और बर्थ किससे रिप्रेजेंट होगा, विष्णु से, है ना। 2 अलग अलग भगवान हैं और ब्रह्मा जी चलाते हैं, ठीक है जी। तो इसी ढंग से जो ये रजिस्ट्रार है ना, ये विष्णु और ब्रह्मा जी का काम करता है। ये कंपनी को बर्थ देगा और कंपनी कैसे चल रही है वो करे। यानी कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी का रोल जो है वो कौन निभाने वाला है, वो आरओसी निभाने वाला है। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी जब बन गई तो उसके बाद उसके सारे फॉर्म्स की फाइलिंग, उसके डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग, उसकी इंस्पेक्शन, सारा काम किसका, आरओसी। तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी के हिस्से का काम तो किस में आ गया, आरओसी में आ गया। फिर अब कंपनी भाई कहते ना जो आया है वो कभी ना कभी तो जाएगा, है ना, कुछ भी अमर तो है नहीं। तो इसी ढंग से कंपनी आई है, चाहे 100 साल के बाद मरे या 200 साल के बाद मरे, कभी ना कभी तो कंपनी की भी क्या होगी, वाइंडिंग अप होगी, कंपनी की लिक्विडेशन होगी। तो मरते वक्त फिर कौन आ जाएगा, वो ये शिव की भूमिका निभाएंगे। जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो उसका हिसाब किताब करवा के उसको बंद करवाना, वो उसके लिए कौन अपॉइंट होता है, फिर ओएल अपॉइंट होता है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है ना सबको। अब आरओसी कितने, 22 आरओसी हैं और ओएल कितने, 23। नंबर्स भी बता रही हूं मैं तुम्हें यहाँ पे, ठीक है जी। और आरओसी क्या है, ये पर्सन है, मतलब बकायदा जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये कलेक्टर साहब है, तो वो कलेक्टर साहब जो भी होते हैं उनका नाम होता है, वो जीते जागते व्यक्ति होते हैं। तो इसी ढंग से आरओसी भी क्या है, एक व्यक्ति है। सीएस में हमारे टाइम में आरओसी की 15 दिन की कंपलसरी ट्रेनिंग होती थी, और हमारे टाइम पे आरओसी की जो हालत होती थी ना, मतलब किसी कहते हैं ना सरकारी जो ढांचे की होती है, अब कहना नहीं चाहिए, अब तो खैर आरओसी बहुत अच्छा हो गया है, बट तब यार वही लकड़ी की टेबल्स और वो सब, ऐसा लगता था भगवान यहाँ 15 दिन कैसे गुजरेंगे, ठीक है। बट बहुत कुछ सीखते हो आप। तो आरओसी जो है वो हमारे क्या है, वो हमारे 22 है, और ऑफिशियल लिक्विडेटर्स हमारे कितने हैं, हमारे 23 हैं। हाँ जी, ये याद रहेगा। और आरओसी क्या है, ये एक पर्सन है। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो ये तो क्या है, हमारी एक छोटी सी मशीनरी है, तुम्हें ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टर्म्स हर जगह आएंगे। जिसको नोट करना है वो नोट कर लो। हाँ जी, आई एम गिविंग 2 minutes टू यू, नोट इट डाउन। नोट हो जाए तो मुझे डन कर दो, सो आई कैन मूव फॉरवर्ड। एक छोटी सी चीज तुम्हें और बतानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बट तुम पहले मुझे डन का मैसेज करो। आकाश, ओके, बाकी बच्चे भी डन कर दो फटाफट।
एक दो छोटी छोटी सी चीजें और हैं, वो भी हम कर लेते हैं। हो गया, चलो सबका हो गया। मुस्कान, सिमरन, यश, विनय, पूजा, चलो। अच्छा, अब एक ना छोटी सी चीज और करा रही हूँ, उसमें ना बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे सामने ना एक चीज लिख रही हूँ यहाँ पे। तुम इसे कैसे पढ़ोगे? सेक्शन 2 तक तो ठीक है, मैं इसे सेक्शन 2 क्लॉज 70 पढ़ूं या फिर मैं इसे सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 पढ़ूं? हाँ जी, फटाफट मुझे बताओ। इट्स अ क्लॉज और इट्स अ सब सेक्शन, कैन यू टेल मी? यस जी, क्लॉज। ओके, बाकी बच्चे? आकाश, इट्स अ सब सेक्शन। विनय, सब सेक्शन। अच्छा जी, बाकी भी बोलो बोलो बोलो, सारे बच्चे आंसर करो। सब सेक्शन, अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ी दुविधा है, बड़ा धर्म संकट है, बट कोई नहीं, तुम्हारी इस दुविधा का अभी निवारण करते हैं। देखो अब बच्चे, क्लॉज और सब सेक्शन में फर्क क्या है? क्लॉज की जब हम बात करते हैं ना, जैसे मैं तुम्हारे सामने कुछ सेक्शंस लिख रही हूं, सेक्शन 268, 254, 270, 291। सेक्शन 268 आपको किस चीज को डिफाइन करता है बताओ? पढ़ा हुआ है तुमने फाउंडेशन में, सेक्शन 268। हाँ जी, मैं लिखने जा रही हूं, कोई बताना चाहेगा मुझे? हाँ जी, वेरी गुड आकाश जी, प्राइवेट कंपनी। सबने पढ़ा है, कष्ट नहीं उठाते हो तुम बच्चे, कष्ट उठाए बिना कुछ नहीं मिलेगा। चलो जी, ये मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, 270 प्रोस्पेक्टस, 291 टर्नओवर, इनकी डेफिनेशंस हैं इनमें। अब मुझे बताओ, प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन का एमडी की डेफिनेशन से कोई लेना देना है क्या? या एमडी की डेफिनेशन का प्रोस्पेक्टस से कोई लेना देना है क्या? या प्रोस्पेक्टस का टर्नओवर की डेफिनेशन से कुछ लेना देना है? नहीं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, अपनी अपनी कहानी बयां कर रहे हैं ये सब, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, जुदा जुदा है। क्या है ये? हम जुदा जुदा हैं, हम सब एक है नहीं है, हम जुदा जुदा हैं, हम अलग अलग हैं। यानी कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन इनका कैसे है? अलग है। और जब पॉइंट ऑफ डिस्कशन डिफरेंट होता है तो तब वो क्या होता है बच्चे? तब वो क्लॉज होता है, तब वो सब सेक्शन नहीं होता। अब इसी ढंग से मैं तुम्हारे सामने कुछ और भी लिखती हूं, तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मैं तुम्हारे सामने लिखने जा रही हूं सेक्शन 96(1), 96(2), 96(3। ठीक है जी। अब 96(1) जो है ना बच्चे, वो बात करता है आपकी मीटिंग्स की। 96 इज ऑल अबाउट योर एनुअल जनरल मीटिंग। अब 96(1) बताता है कि एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी, व्हेन। 2 बताता है वेयर, कहां होगी, और 3 बताता है भैया क्यों होगी, वाई। बट तीनों ही सेक्शन किसकी बात करते हैं? जनरल मीटिंग की। मुद्दा एक ही है इनकी, ये कह रहे हैं हम साथ साथ हैं, हम जुदा जुदा नहीं हैं, हम साथ साथ हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट है। और जब वो वाला कॉन्सेप्ट हो ना, तो फिर ये क्या होता है? सब सेक्शन, यानी कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज सेम। और जब पॉइंट ऑफ डिस्कशन सेम हो तब हम उसे क्या बोलते हैं? तब हम उसे सब सेक्शन बोलते हैं। 96 सब सेक्शन 1, 96 सब सेक्शन 2, 96 सब सेक्शन 3। छोटा सा पॉइंट था। हाँ जी, समझ में आया सबको? क्लियर है? अच्छा, एक छोटी सी चीज और आती है, प्रोवाइजो। इसका मतलब बता दो जरा मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोवाइजो?
अब ना तुम्हें लॉ ऐसे ही पढ़ना है अच्छे से, ये वर्ड्स तुम्हें पता होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोवाइजो? यस, कोई बताएगा मुझे तुम में से? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोवाइजो? क्या होता है ये प्रोवाइजो? बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा वर्ड है। यस, प्रोवाइजो। बताओ, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है। हाँ जी, प्रोवाइजो। डोंट नो, चलो फिर मैं ही बता देती हूँ। अब तुम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे ना अपने 11th में 12th में? नो बच्चे, तुषार नो, प्रोवाइजो इज नॉट प्रोविजन। देखो, प्रोवाइजो की जब हम बात करते हैं ना, तो प्रोविजन की एक्सेप्शन प्रोवाइजो है। इको में पूरा लॉ पढ़ लेते थे तुम, लॉ ऑफ डिमांड, और फिर उसके बाद उसकी क्या पढ़ते थे तुम? एक्सेप्शंस पढ़ते थे ना। गिवन गुड्स पे अप्लाई नहीं होगा जी हमारा लॉ ऑफ डिमांड, है ना, और जहां पे इनकम इफेक्ट है वहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, इस तरीके से पढ़ते थे। तो अब यहां पर भी हम ये कहते हैं कि जो प्रोवाइजो है वो क्या है? वो एक्सेप्शन है। अगर किसी सेक्शन के नीचे प्रोवाइजो लिखा है, किसी प्रोविजन के नीचे प्रोवाइजो लिखा है, तो यानी कि आप उस सेक्शन की क्या पढ़ रहे हो? आप उस सेक्शन की एक्सेप्शन पढ़ रहे हो। ठीक है, किंतु परंतु है ये प्रोवाइजो। हाँ, ऐसे होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, परंतु ऐसे तो कतई नहीं हो सकता। वो क्या है? वो प्रोवाइजो है। ठीक है, अब इसी ढंग से एक चीज आती है एक्सप्लेनेशन। ये भी सेक्शन के नीचे लिखी होगी। अब जैसे सपोज करो कंपनीज एक्ट ने लिखा कि भाई अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं तो आपको एक स्मॉल शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर भी क्या करना पड़ेगा? अपॉइंट करना पड़ेगा। अब ये तो पता चल गया कि स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए डायरेक्टर अपॉइंट करना है, मगर ये स्मॉल शेयर होल्डर क्या, अगर ये अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई है तब तो रूल्स या रेगुलेशंस हो जाएंगी। लेकिन अगर एक्ट में ही नीचे इसी सेक्शन के आगे इन्होंने लिख दिया कि हर वो व्यक्ति जो 20,000 तक के शेयर्स होल्ड करता है वो हमारे लिए क्या है? स्मॉल शेयर होल्डर। तो फिर ये क्या है सेक्शन की? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आपके एक्ट में ही लिखी होगी, आपके सेक्शन के नीचे लिखी होगी, जबकि रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट के बाहर होंगे, अलग से गाइडलाइंस होंगे, वो आपके एक्ट में लिखी हुई नहीं आएंगी। ठीक है जी, बात समझ में आई? तो ये प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन ये भी क्या होते हैं? आपके एक्ट के ही पार्ट होते हैं। यहां तक पहले मुझे बताओ, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? ये कुछ बेसिक चीजें थी, कुछ बेसिक टर्म्स थी जो मुझे आज डिस्कस करनी थी आपके साथ। यस, क्लियर टू एवरीवन? कुछ नहीं पूछना है? ओके, ठीक है जी। तो देखो, आज तो मैंने एक इंट्रोडक्टरी क्लास रखी थी आप लोगों के साथ, थोड़ा सा मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया, मैंने बेसिक चीजें बताई। ये बेसिक चीजें मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि हर क्लास में फिर बच्चे कंफ्यूज ना हो, और जो भी बच्चे आगे ज्वाइन करते हैं उन सबको मैं कहती हूँ कि ये बेसिक क्लास एक बार जरूर देख लें। तो फिर आगे के क्लासेस से तो फिर हम पर्टिकुलर चैप्टर्स अपने स्टार्ट करेंगे। और आज के लिए अगर आप लोगों का कोई डाउट नहीं है तो फिर टाटा बाय बाय कर लेते हैं। बाकी मैं पढ़ने का आप लोगों को बता देती हूँ कि हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम हर क्लास में जो भी पढ़ेंगे उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी और वो आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, और स्कैनर हमें जरूर करना है। आप लोगों को इंटर के लिए एक बुक मेरे यहाँ से मिलेगी, टेक्स्ट बुक, और दूसरी बुक आपको मिलेगी एमसीक्यूज की, क्योंकि सी और सीएमए में दोनों में एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो दो बुक आपको मिलेंगी, एक मिलेगी टेक्स्ट बुक, ये होगी आपकी 410 पेजेस की, और दूसरी आपको क्या मिलेगी? एमसीक्यू की बुक। ये तो आपको यहां से मिलेंगे। और फिर एक आपको क्या लेना है? स्कैनर। स्कैनर सॉल्व्ड वाला लेना है, सुचिता प्रकाशन का ले लो, टैक्समैन का ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, बट मुझे सुचिता प्रकाशन समाओ बेटर लगता है क्योंकि उसके आंसर्स की ड्राफ्टिंग मुझे ठीक लगती है। ठीक है, तो ये कंटेंट जो है आपको करना है, और ये अगर तुमने कर लिया तो नैया पार, पक्की बात है, तुम पास हो।
अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है, मैम आईसीआई की स्टडी का क्या करें? तो बच्चे देखो, आईसीआई की स्टडी में ये नहीं कहूंगी कि आपको छोड़नी है, लेकिन इसको पढ़ने का ना एक तरीका है आईसीआई की स्टडी। और वो पढ़ने का तरीका क्या है कि मैंने तुम्हें जो भी पढ़ाया, तुमने एक तो अपना रजिस्टर बनाओगे जिसमें तुम सारे फ्लो चार्ट्स बनाओगे, है ना, वो तो तुम्हारा फर्रा है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम से पहले तो वही रजिस्टर ही तुम्हें पार लगाएगा, ठीक है ना। 400 पेज की बुक या 500 पेज की बुक उठा के तुम तब नहीं पढ़ पाओगे। तो क्लास में पढ़ते पढ़ते फ्लो चार्ट्स बना लिए पूरे सिलेबस के हमने, लेकिन हर क्लास के बाद तुम वो रजिस्टर उठाओगे, फ्लो चार्ट पढ़ोगे, मेरी वाली बुक से पढ़ा, और आईसीआई की स्टडी उठा के ना टिक करना है कि हाँ ये वाला टॉपिक हो गया, ये वाला टॉपिक हो गया, ये वाला टॉपिक हो गया, ताकि तुम्हारे मन में तसल्ली रहे कि हमारा आईसीआई में से ना कुछ छूट नहीं रहा है। 2 चीजें फालतू ही कराई है मैम ने, 2 चीजें कम नहीं कराई है। बात समझ में आ रही है? तो आईसीआई की स्टडी आपको सिर्फ साथ के साथ रीड करनी है। लैंग्वेज उतनी सिंप्लीफाइड नहीं है, आपको मेरी बुक में लैंग्वेज काफी सिंप्लीफाइड मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक यहाँ पे सिंप्लीफाइड है तो आप यहाँ से पढ़ लो, वो तो आपकी चॉइस है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का माइंड अलग है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आईसीआई की स्टडी साथ के साथ पन्ने पलट के एक बार रीडिंग जरूर करनी कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्योंकि जिस दिन हमारे सिलेबस का लास्ट क्लास होगी और आप ये पूरी मार्क कर चुके होगे तो एक अलग ढंग का कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं कितना ही पढ़ा दूं, लेकिन अगर ये कोरी होगी ना तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ना वाई वाई चलती रहेगी। पूरा आईसीआई का सिलेबस हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारे पढ़ने का पैशन रहेगा, इस ढंग से हम आगे पढ़ेंगे। और साथ के साथ पढ़ना है, लॉ में कभी भी गलती मत करना कि जी लॉ बाद में 1 महीने में इकट्ठा कर लेंगे, नहीं होगा। प्रैक्टिकल तुम एक बार को वो कर सकते हो, थ्योरी तो इकट्ठा पढ़ना और इकट्ठा याद करना फिजिबली नहीं है। थोड़ी थोड़ी डोज, जैसे कहते हैं ना कड़वी दवाई की थोड़ी थोड़ी डोज रोज पियोगे तो ही चलेगा, एक दिन में बॉटल नहीं पीनी है। तो थोड़ी थोड़ी डोज एवरीडे, हर क्लास के बाद जितना कराया पढ़ लो, जहां डाउट आया पूछो, डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। चलो जी, तो आप लोगों के तो कोई डाउट्स है नहीं, मेरे पास आया नहीं है कोई डाउट, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंड वी विल स्टार्ट सम चैप्टर देयर, ठीक है। कोई चैप्टर वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। तो सी यू देन इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, गुड टू सी यू ऑल, बाय बच्चों।